हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और जिसके राइटर है मॉर्गन हाउसेल। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है। अक्सर हमने देखा है पैसों को लेकर लोगों के अंदर गलत अवधारणा रहती है। जब उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है तो पैसे के प्रति उनके खराब बिहेवियर के कारण वह उसे गंवा देते हैं, जैसे कि अमीर होने का शो ऑफ करना, फालतू में गैर जिम्मेदारी तरीके से पैसा खर्च करना। और इसका नतीजा यह निकलता है एक दिन ऐसे लोग बैंकक्रप्ट यानी कंगाल हो जाते हैं। इसका मुख्य रीजन यह है कि ऐसे लोग पैसे की वैल्यू को नहीं समझते और वह अपने पैसे को खो देते हैं। वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें पैसों की वैल्यू को समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी को समझते हैं। मॉर्गन हाउसेल एक बेहतरीन लेखक के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी हैं। यह बुक हमें केवल साइकोलॉजी ऑफ मनी को नहीं बताती, बल्कि ये हमें और कई लेसन सिखाती है, जैसे कि कैसे पैसे जोड़ना सीखें, अमीर बनने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए। इस बुक को कई चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पैसे बर्बाद मत करो। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आर्थर मॉर्गन हाउसेल अपनी बुक में लिखते हैं, जब मैं एक होटल में काम किया करता था तो उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था जिसने अपने यंग एज में बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना लिया था, लेकिन वह पैसों की कदर नहीं करता। पैसे के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता और अपने अमीर होने का दिखावा करता। आर्थर मॉर्गन हाउसेल आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है कि इस सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्कों को समुद्र में फेंकते हैं और गेम खेलते हैं, कौन गोल्ड कॉइन्स को कितना दूर फेंक पाता है। पैसों के साथ उसका व्यवहार उसे जल्द ही बैंक करप्ट बना देता है। मॉर्गन हाउसेल अपने बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं कि अमेरिका गांव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्षों तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की, 17 वर्षों तक फर्श पर झाड़ू लगाए। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 ईयर्स बाद हुई तो उसके चर्चे देश विदेश न्यूज़ चैनल और अखबारों में होने लगी, क्योंकि मरते समय उस साधारण सफाई कर्मी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 43 करोड़ रुपए उसने चैरिटी में दान कर दिया था। बाकी के 15 करोड़ रुपए अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ गया था। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह ब्लू चिप फंड में पैसे लगाया करता था और कंपाउंडिंग की पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया। अब आर्थर मॉर्गन हाउसेल उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसे को अर्न करना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को कैसे खर्च करते हैं, पैसे के प्रति आपका रवैया क्या है। पैसे कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख कर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बैंक करप्ट हो गया, वही एक सफाई कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसे के प्रति बिहेवियर को अच्छा रखता है, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। चैप्टर 2, नो वन इज क्रेजी, कोई भी मूर्ख नहीं है। आर्थर अपने नेक्स्ट लेसन में कहते हैं, बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, हालांकि वे लोग मूर्ख नहीं हैं। असल में आज की पीढ़ियां फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसे का ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। यह काम ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं,
जो इमरजेंसी में 20 या 25 हज़ार रुपये भी अरेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसे लोगों को लॉटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों को उन पैसों को इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वह लोग नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि पैसे सेविंग करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारे पास सेविंग का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियाँ और बड़े घरों के बारे में सोचना, बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना, ये सब हमारे पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी टिकट को खरीदते हैं। आपको यह बात मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि जिस चीज़ को कोई पाना चाहता है वही चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कद्र नहीं करते, जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सपना है। आर्थर मॉर्गन हाउसेल इस कहानी के जरिए लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल सीट का एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियां और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है। ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूँ वह आपको मूर्खतापूर्ण लगे, या यह भी हो सकता है जो फैसले आप ले वह मुझे मूर्खतापूर्ण लगे। लक एंड रिस्क, भाग्य और जोखिम। भाग्य और जोखिम के बारे में आर्थर मॉर्गन हाउसेल का कहना है कि भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। ये दोनों वास्तविकता के प्रमाण हैं। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर भी निर्भर करता है, जिससे जोखिम भी जुड़ा होता है। इसे हमें कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसका वर्णन मॉर्गन हाउसेल ने अपनी बुक में किया है। वह लिखते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वह जिस लेकसाइड स्कूल में पढ़ा करते थे, फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत थी। उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट्स ने एक इवेंट में यह बात कही थी, अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। इस प्रकार से बिल गेट्स के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन उसी में से एक लक भी था। बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्त केंट इवांस के बारे में कहते हैं, अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वे मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करके लाखों लोग जाते हैं, लेकिन उनमें से मरता कोई एक ही है। इस प्रकार से लेखक मॉर्गन हाउसेल भाग्य और जोखिम को समझाते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि बिल गेट्स की सफलता के पीछे उनके भाग्य का हाथ है। हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि एफर्ट्स, हार्ड वर्किंग, डिसीजन, सही मार्गदर्शन पर काम करना इत्यादि। चैप्टर 4 नेवर इनफ, कभी भी पर्याप्त नहीं है। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में प्रेस्टीजियस कंसल्टिंग फर्म मैककिन्से के सीईओ बने थे। उनके पास सन 2008 के दौरान कुल $100 मिलियन थे, जिसे वह चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए ही बैठे बैठे 2 घंटे में 1 लाख रुपए कमा सकते थे। लेकिन वह इतने पैसों से संतुष्ट नहीं थे। वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उस वक्त वह गोल्डमैन सच इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वह लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिससे वर्षों का बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। वह बोर्ड मीटिंग में मिले सीक्रेट जानकारियों को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइडर ट्रेनिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से लेखक समझाना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेने के बाद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं।
ऐसे लोग रुकते ही नहीं हैं। एक फाइनेंशियल गोल पूरा होने के बाद दूसरे गोल को पूरा करने की लालच में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा ना करके पैसे से ज़्यादा अपने परिवार एवं सुख शांति को महत्व दें, क्योंकि ज़्यादा पैसे की लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना कभी ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर है, ऑडी है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल देना ही ठीक है। चैप्टर 5 मनी कंपाउंडिंग, द साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के विषय में लेखक का कहना है कि वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय में उनकी नेटवर्थ $86 बिलियन है। इसमें से उन्होंने $81 बिलियन रिटायरमेंट यानी 60 वर्ष की उम्र में इकट्ठा की है। इसमें कोई संदेह नहीं है, आज के समय में वॉरेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर हैं, लेकिन उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। यहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में पढ़ाई करता है, वही वॉरेन बफेट उस समय $9 मिलियन के मालिक थे। इस उदाहरण को देखकर यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा रीज़न छोटी उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना है, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तक कंटिन्यू चालू रखा। चैप्टर 6 गेटिंग रिच वीएस स्टेइंग रिच, अमीर बनना और अमीर बने रहना। आर्थर मॉर्गन हाउसेल अमीर बनना या कंटिन्यू अमीर बने रहने के विषय में उनका कहना है कि अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट के कुछ दिनों बाद में फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया, लेकिन समय बीतने के बाद ही ब्रोक हो गए। वे अपनी अमीरियत बरकरार नहीं रख सके। इसलिए अपने कैरियर, बिजनेस फील्ड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें। इसे आप समझने के लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण लिया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वॉरेन बफेट के साथ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि वह लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सके, जिसकी वजह से वे लोग फेल हो गए। कंक्लूजन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से हमें सीखने को मिलता है, अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन कंटिन्यू अमीर बने रहने का केवल एक ही तरीका है, पैसों की इज्जत करना, उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना। आपके पास जो भी है उसी में खुश रहना सीखें, हम्बल और बने रहना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस बुक समरी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, और ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।